हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन कौन बच्चा आ चुका है हमारी क्लास में। कल वैसे डिसीजन ट्री हमने शुरू कर दिया था। चलिए तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और काफी कुछ पढ़ते हैं डिसीजन ट्री के अंदर। कल तो हमने बहुत ही बेसिक सा पढ़ा था। आज हम लोग काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, काफी कुछ पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। यहां तक चीजें क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं? परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिसीजन ट्री स्टार्ट किया था। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने देखा था कि एक्चुअली ये क्या होता है कि ये ग्रुपिंग करने की कोशिश करता है और होमोजीनियस ग्रुपिंग करने की कोशिश करता है। मतलब ऐसे ग्रुप्स बनाने की कोशिश करता है जिसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक तरह से होमोजीनियस हैं, मतलब सिमिलर हैं, मतलब एक जैसे हैं। तो उसको इसको हम लोग यहां पर हम लोग इसको डिसीजन ट्री बोलते हैं। ये नॉन पैरामीट्रिक होता है जैसे केएनएन होता है, और इसमें ओवरफिटिंग करने की टेंडेंसी होती है। ये सब चीजें हमने कल की क्लास में देखा था। जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं, ठीक है? चलिए। सो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। हम लोग इंप्योरिटीज इंडेक्सेस देखने वाले हैं। गिनी इंप्योरिटी, एंट्रोपी, वेरिएंस, और अगर समय मिल पाया तो इंफॉर्मेशन गेन वाले कॉन्सेप्ट को भी आज हम लोग देखने वाले। इंफॉर्मेशन गेन वाले कॉन्सेप्ट को भी आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है? सो ये चार चीजें जो डिसीजन ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इसमें क्वेश्चन मिल सकता है और मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सब चीजें आज हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद वेरी ब्यूटीफुल कोट दोस्तों। एक्सेप्ट नो वंस डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ, डिफाइन योर सेल्फ। ये इसका मतलब यही है कि आप अब ऑब्वियसली इतने बड़े हो चुके हो, आप लोग ऑलमोस्ट बीटेक कर चुके हो। ओवरफिटिंग मतलब हाई कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल सही। हाईली कॉम्प्लेक्स अगर आपका मॉडल है तो ओवरफिट कर रहा होगा। तो आप ऑलरेडी इतने बड़े हो चुके हो, बीटेक में हो दोस्तों, तो अब आपको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। यू शुड डिसाइड कि आपको कहां जाना है, किस दिशा में अपना कैरियर बनाना है, ठीक है? सो स्टॉप टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम एनीवन। आप खुद डिसाइड कर सकते हो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल पे या कहीं पर भी। आप वहां से बैठ के डिसाइड कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डेफिनेशन खुद डिसाइड करो कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है या कैसा होना चाहिए। तो डिसीजन ट्री के बारे में हम लोगों ने दो चार बातें देखी थी दोस्तों। इट वाज एक्चुअली नॉन पैरामीट्रिक, प्रोन टू ओवरफिट। इसके अंदर हमने देखा था वी स्टार्ट विद अ रूट नोड, और फिर कीप ऑन ब्रेकिंग।
ग्रुपिंग और स्प्लिटिंग। क्यों करते हैं हम लोग ग्रुपिंग या स्प्लिटिंग? टू गेट होमोजीनियस नोड्स। टू गेट होमोजीनियस नोड्स, ठीक है ना, एंड देन होमोजीनियस नोड्स मतलब टू रिड्यूस द कंफ्यूजन, ठीक है ना। ये बात हमने कल देखी थी। हम लोगों ने कल बहुत सारे नोड्स के बारे में देखा था कि पेरेंट नोड्स क्या होते हैं, चाइल्ड नोड्स क्या होते हैं, हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, लीफ नोड्स क्या होते हैं, डिसीजन नोड्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फाइनली इसमें डिसीजन कैसे लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई डिसीजन ट्री है तो अब फाइनली हम डिसीजन कैसे लेंगे, मतलब अगर कोई टेस्ट पॉइंट दिया जाएगा तो कैसे उसको डिसाइड करेंगे। तो ये बात हमने कल के एक दो क्वेश्चंस में करी थी। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों केसेस को हमने देख लिया था, ठीक है ना, एंड इट वाज नॉन लीनियर, बिल्कुल सही बात है। और हमने ये भी देखा दोस्तों किस तरह से इसमें डिसीजन लिया जाता है, हाउ टू डिसाइड फॉर न्यू टेस्ट पॉइंट। हाउ टू डिसाइड ऑन न्यू टेस्ट पॉइंट, ये भी हमने देखा था। तो ये भी हमने देख लिया क्यों हम लोग स्प्लिटिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, एंड सो ऑन, ये भी हमने देख लिया था। फाइनल डिसीजन जो है दोस्तों कहाँ पे लिया जाता है? एट द लीफ नोड। लीफ नोड पर फाइनल डिसीजन लेते हैं दोस्तों। और बिल्कुल सही है कि हम लोग वाई प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, या तो मेजॉरिटी से ले लेते हैं कि भाई मेजॉरिटी अगर वो क्लासिफिकेशन वाला केस है, या फिर हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में करी थी। अब किसी बच्चे ने एक पॉइंट ग्रुप पर डाला था दोस्तों कि ओवर सैम्पलिंग और अंडर सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है। बहुत ही ऑब्वियस सा था बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई डेटा है दोस्तों, तो डेटा में दो क्लास हो सकती है, एक कोई क्लास 1 हो सकती है और एक कोई क्लास 2 हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहां से कोई डेटा कलेक्ट किया और इस डेटा के अंदर लेट से 80% क्लास 1 के पॉइंट्स हैं और 20% क्लास 2 के पॉइंट्स हैं। इसका मतलब हमारे पास जो डेटा है वो एसिमेट्रिक डेटा है। इट इज अ एसिमेट्रिक डेटा। अब अगर आप यहां पर देखोगे दोस्तों, इस एसिमेट्रिक डेटा को जनरेट करने के लिए, या इसको कैसे जनरेट किया होगा, हमने कौन सी क्लास की ओवर सैम्पलिंग करी है। ओवर सैम्पलिंग मतलब आपके पास जो डेटा है उसमें आप देख सकते हो कि 80% ऑफ द पॉइंट्स क्लास 1 है और 20% ऑफ द पॉइंट्स क्लास 2 है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, 1 करोड़ लोगों की जनता थी, उसमें से हमने लेट्स से 80% ऐसे लोगों को लिया जो रिच क्लास थी, ठीक है। मतलब हमने जो सैम्पलिंग करी है, हमने जो सैंपल क्रिएट किया है वो गलत किया है। एक तरह से आप कैसे कह सकते हो कि हमने ओवर सैम्पलिंग करी है, ऐसे लोगों से डेटा ज्यादा लिया है जो लेट्स से क्लास 1 के हैं या रिच क्लास के हैं, और 20% लोगों से ही ऐसे लोगों से डेटा लिया है जो लेट्स से पुअर पीपल है, अनएम्प्लॉयड है, नीचे तबके के हैं हमारे सोसाइटी के। तो ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि हमने इसका क्या किया है, क्लास 1 की ओवर सैंपलिंग करी है और क्लास 2 की अंडर सैंपलिंग हुई है। तो अगर ये एसिमेट्रिकल डेटा है दोस्तों हमारे पास, तो ये इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है अंडर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग मतलब आपने कितने सैंपल्स उसके उठाए हैं, क्लास 1 के या क्लास 2 के, जो भी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये आप बड़े आराम से देख सकते हो कि ये हमारी एल्गोरिदम होती है। आप उसका एक डायग्राम देख सकते हो कि वी स्टार्ट विद द फुल नोड, पूरा एक नोड होता है हमारे पास। वी स्टार्ट विद द फुल डेटा फ्रॉम द रूट नोड। हम रूट नोड से शुरुआत करते हैं जिसके पास सारा का सारा डेटा अवेलेबल होता है, और उसके बाद हम स्प्लिटिंग करते हैं।
उसके बाद हम स्प्लिटिंग करते हैं और स्प्लिटिंग करते करते फाइनली हम अपने लीफ नोड्स पर पहुंच जाते हैं। फाइनली हम लीफ नोड तक पहुंच जाते हैं। तो वी स्टार्ट विद द फुल ट्रेनिंग डेटा एट द रूट नोड। नाउ बेस्ड ऑन सम वेरिएबल्स, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स या बोला जाता है फीचर्स, किसी भी फीचर्स को लेके आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। वी एक्चुअली ब्रेक द होल डेटा, इसको आप डिवाइड करते हो अपने डेटा को। हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमें होमोजीनियस पॉइंट्स ना मिल जाए या हम लोग अपने स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे ना पहुंच जाए। विल टॉक अबाउट ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो हम तब तक ब्रेकिंग करते रहेंगे जब तक हम अपने स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे ना पहुंच जाएं। स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होता है वो देखेंगे, और अगर आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे पहुंच गए तो अपने लीफ नोड्स पर पहुंच गए एंड देन फाइनली हम डिसीजन ले सकते हैं, जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, ठीक है ना। चलिए, ऑब्वियसली अनबैलेंस डेटा है, ठीक है ना, बायस डेटा बोल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि डेटा ही इस तरह से है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लेट्स से पूरे नॉर्थ इंडिया का सैंपल लिया, तो पूरे नॉर्थ इंडिया का अगर आप सैंपल लोगे और उसके अंदर आप ऐसे लोगों को कलेक्ट करना चाहते हो, ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों का सैंपल जनरेट करना चाहते हो, लेट्स से जो तमिल बोलते हैं, ठीक है, तमिल बोलते हैं, तो आपको सैंपल्स ही नहीं मिलेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि वो बायस डेटा ही हो। भाई आपने फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे लोगों का सैंपल लिया, इसमें आपने बोला कि भाई हम ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते हैं जो तमिल बोलते हैं, तो आपको मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें बाइजिंग का कोई मतलब ही नहीं। आपका हो सकता है डेटा कलेक्शन जो आप करना चाह रहे हो उसी में मतलब ऐसा ही हो कि भाई आपको लेट्स से अगर आप 1 करोड़ लोगों को पूछोगे तो मुझे लगता नहीं है कि 10,000 लोगों को भी आती होगी तमिल इन दिस एरिया, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ मतलब मैं तो यार एक बात कह रहा था, आई एम नॉट, मुझे तो पता भी नहीं आप कहाँ से, मैं तो बस एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, ठीक है। सो एक ऐसा जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। चलिए, अब अगर हम यहां पर देखें, विल टॉक अबाउट इट, वैसे हम लोग बाद में देखेंगे कि इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है, इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों ये कैसे स्टोर होता होगा? ये हमारी जो डिसीजन ट्री की एल्गोरिथम है, ये हम कैसे स्टोर करते होंगे इन द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में इसको हम कैसे स्टोर करते होंगे दोस्तों? पेजियन लर्निंग, अरे डिसीजन ट्री था ना, नाम चेंज कराना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो यहां पे कैसे स्टोर होता होगा दोस्तों, इसको हम कैसे स्टोर करते होंगे? कर दिया भाई। इसको हम कैसे स्टोर करते होंगे दोस्तों? एनीवन इन द क्लास? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वैसे तो हम लोग देखेंगे जब इसको स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे इसकी, तो इसको हम मेमोरी के अंदर एज अ इफ एल्स लूप स्टोर करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, लिंक लिस्ट कह सकते हो, ठीक है ना, और इसको हम या कह सकते हैं कि इफ एल्स लूप की तरह हम इसको स्टोर कर सकते हैं, राइट। इफ एल्स लूप कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि यार फर्स्ट डायमेंशन ग्रेटर देन 5, यह फर्स्ट डायमेंशन ग्रेटर देन 5 लेस देन 10, और यहां पे फर्स्ट डायमेंशन ग्रेटर देन 10, ठीक है, एंड सो ऑन, यहां पे आगे चलता जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हर एक लीफ नोड की हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, हर एक लीफ नोड की हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, एक बात आ जाएगी। सो each leaf node will actually represent some region, will show some region, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो अगर हम 2 डायमेंशन का केस ले लें, तो हमारे पास लेट्स से एक जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, नॉट, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए 6-7 ऐसे लीफ नोड्स हैं, तो हमारा ऐसा हो सकता है कि इफ लेट्स से फर्स्ट डायमेंशन इज लेस देन 5
एंड सेकेंड डायमेंशन इज लेस देन 0। तो हम फर्स्ट लीफ नोड पर आ गए, लेट्स से यहाँ पर आ गए, ठीक है। और इसके अंदर हमें पता है कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हैं, ये तो ऑलरेडी प्रोग्राम को पता चल जाएगा ना, ट्रेनिंग डेटा के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे होंगे। सो ट्रेनिंग डेटा के अंदर ऑलरेडी पता है कि यार यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब जब कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो एवरेज हो जाएगी अगर वो रिग्रेशन का केस है, या फिर वो मैक्सिमा क्लास हो जाएगी जो भी हमारे पास, अगर वो क्लासिफिकेशन का केस है तो। सिमिलरली दूसरा, अगर फर्स्ट डायमेंशन 5 से लेके 10 के बीच में, और सेकेंड डायमेंशन या जो भी है, मतलब ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हमारी बन जाएंगी ग्रेटर देन 0। इस केस में भी हमें पता है कि यार कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर या यहाँ पर जो भी है, ठीक है। तो वो डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो ट्रेनिंग डेटा का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि वाईपी का एवरेज वैल्यू होगा या फिर जो भी मैक्सिमा क्लास होगी हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। एंड सो ऑन वी कैन हैव मेनी कंडीशंस। तो सिंपल इफ एल्स लूप के कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है। इस तरह से इसको सेव किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, और ऑब्वियसली आप देखोगे कि टेस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम है। टेस्टिंग टाइम भी बहुत कम चाहिए इसको, क्योंकि आप देखो भाई एक प्रोग्राम को चलाने में कितना टाइम लगेगा, कंपैरिजन करने में कोड को कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, वेरी 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 लेस टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वेरी लेस, विल टॉक अबाउट इट, हम एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करेंगे। लेकिन ट्रेनिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यहां पर ट्रेनिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। डिसीजन ट्री को जनरेट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ठीक है। डिसीजन ट्री को जनरेट करना इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इज वेरी लेस, क्योंकि हमें एक प्रोग्राम सेव करना है बस, इफ एल्स कंडीशंस हमें सेव करनी है। सो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज, क्या ये आपको क्लियर हुआ दोस्तों, एक बार देखिए, इज वेरी लेस बिकॉज only if else program is to be stored। हमारे पास जब भी कोई टेस्ट पॉइंट आएगा हम बस ये कंडीशन देखेंगे और डायरेक्टली उसको एवरेज वैल्यू एलोकेट कर देंगे। एवरेज वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पर डाल के रखेंगे, ठीक है ना। वो कैसे आएगी आपको पता है कि यार क्योंकि रिग्रेशन का केस है तो यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे, उन सबका एवरेज वैल्यू ले लेंगे, या फिर अगर हमारे क्लासिफिकेशन का केस है तो मैक्सिमा क्लास वाला उठा लेंगे। So we can do that। I hope आपको ये बात समझ में आई होगी। It's very very less space complexity and obviously testing time complexity is also very less। Testing time complexity is also very less। लेकिन डिसीजन ट्री को जनरेट करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वो हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में कि क्यों इतना कॉम्प्लेक्स होता है। बट जनरेटिंग डिसीजन ट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके, इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक क्वेश्चन शायद मैंने पता नहीं या मुझे कराया तो होगा, व्हाट डू यू थिंक, KNN इज अफेक्टेड बाय आउटलायर या नहीं? व्हाट डू यू थिंक, बताइए क्या लगता है? KNN इज अफेक्टेड बाय आउटलायर। KNN एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी थी दोस्तों, क्या लगता है क्या वो आउटलायर से अफेक्टेड होती होगी या नहीं? ये किया था क्या हम लोगों ने? किया था ना हम लोगों ने? नहीं ना, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, बट जनरेटिंग डिसीजन ट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, विल टॉक अबाउट इट क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि यार हमारा इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक एंड नॉन लीनियर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पैरामीटर, हम ये कोई डेटा के पैटर्न को नहीं अंडरस्टैंड करते, कोई भी पैटर्न हो सकता है। ये इसकी एल्गोरिदम या डिसीजन ट्री के जनरेशन एल्गोरिदम
ठीक है, डिसीजन ट्री की जनरेटिंग एल्गोरिदम बहुत ही क्लियर है, मतलब उसको डेटा के पैटर्न को कोई भी अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि जनरली लीनियर इसमें होता है। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब यहां से हम आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था, गिनी इम्प्योरिटी, एंट्रोपी और वेरिएंस के बारे में कुछ चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है दोस्तों। यहां पर हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, वी हैव 14 पॉइंट्स, 14 डेटा पॉइंट्स हियर। ठीक है, और आप देख सकते हो अलग अलग हमारे पास यहां पर डायमेंशंस हैं और ये हमारे पास y है। ठीक है, हमें ये प्रेडिक्ट करना है किसी भी नए पॉइंट के लिए कि हमें खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आवर टारगेट इज टू प्रेडिक्ट कि क्या हमें खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और हमें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमें डेटा दे रखा है। तो किसी भी नए डेटा पॉइंट के लिए हमें प्रेडिक्ट करना है कि हमें खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, गिवन द आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो यहाँ पे 4 डायमेंशंस हैं और ये हमारा लेबल है। ठीक, चलिए अब यहां पर सबसे पहला जो एक डाउट आएगा कि सर यहां पर हम अपना डिसीजन ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि सर यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं वो सारी कैटेगोरिकल हैं। आप देख सकते हो आउटलुक जो है वो सनी, ओवरकास्ट और रेन, इसमें बस यही 3 चीजें हैं। टेम्परेचर के अंदर हॉट, माइल्ड एंड कूल, ये 3 चीजें हैं। ह्यूमिडिटी के अंदर हाई एंड नॉर्मल 2 चीजें हैं। विंड के अंदर वीक एंड स्ट्रॉन्ग 2 चीजें हैं। ठीक है, तो ये बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारे तो यहां पर हमारे पास 4 डायमेंशंस हैं। अब मैं अगर डिसीजन ट्री बनाने के लिए देता हूं तो वैष्णव भैया कहते हैं कि सर मैं तो डिसीजन जो मैं ब्रेकिंग करूंगा विंड से करूंगा। फॉर एग्जांपल आयुष भैया कहते हैं कि नहीं सर मैं तो आउटलुक से करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं तो ह्यूमिडिटी से करूंगा, और कोई बच्चा कहता है मैं तो टेम्परेचर से करूंगा। तो सबसे पहले डिसीजन ट्री के अंदर यही सबसे बड़ा बवाल है कि हम किससे डिवाइड करें। डिसीजन ट्री इसलिए सबसे ज्यादा कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव बोला जा सकता है, नॉट एज मच एज केएनएन जितना नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर एक ग्रीडी अप्रोच अपनाई जाती है। ग्रीडी अप्रोच का मतलब यह है कि यहां पर सभी स्टेप्स में सारे के सारे वेरिएबल्स या सारे के सारे डायमेंशंस को यूज करके ब्रेकिंग की जाती है और पता लगाया जाता है कि कौन सा ब्रेकिंग या कौन सी स्प्लिटिंग, कौन सी ग्रुपिंग सबसे बेस्ट है। अब उसके लिए हम लोगों को 3-4 चीजें पता होनी चाहिए जो हम लोग देखने वाले। टू क्रिएट द डिसीजन ट्री, मेरा नाम चेंज कराना पड़ेगा। टू क्रिएट द डिसीजन ट्री, द फर्स्ट स्टेप, या फिर अगर हम बोलें we have to know that which dimension is to be used has to be used for splitting, and how to do splitting, how to split. So in decision tree, the algorithm
check all the variables, check all the dimensions and find the best one. Check all the dimensions and then find the best one. कैसे, मैं आपको बताता हूं, वही हमें देखना है। और आप मान के चलो कि ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, उसको ID3 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और CRT भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों चीजें हैं दोस्तों। तो कैसे हमें देखना है, यही आपके मान के चलिए पेपर में आने वाला है कि हो सकता है आपको 2 ब्रेकिंग दे रखी हो, 2 स्प्लिटिंग दे रखी हो, पूछ सकता है कि कैसे, या विच वन इज द बेटर वन, विच वन इज द बेटर वन। और एक डायरेक्टली पूछ सकता है कि गिनी इंप्योरिटी बता दो कि कितनी गिनी इंप्योरिटी है, या इंफॉर्मेशन गेन बता दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, वही सब बातें लिखी हुई है यहाँ पर जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंफ्यूजन रिड्यूस करना होता है, वी स्टार्ट विद रूट नोड, ये सब फालतू बातें ऑलरेडी यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों वी स्टार्ट विद द डेटा। अबे कहाँ गया डेटा? चलिए, तो पहले मैं आपको बता दूं कि गिनी इंप्योरिटी और एंट्रोपी क्या होता है। वी स्टार्ट विद गिनी इंप्योरिटी एंड देन वील मूव ऑन टू एंट्रोपी एंड वेरिएंस। देखिए दोस्तों, तो हमारा टारगेट क्या है दोस्तों? गिनी इंप्योरिटी जो है दोस्तों, यार देख लीजिए, गिनी इंप्योरिटी और एंट्रोपी यूज की जाती है क्लासिफिकेशन वाले प्रॉब्लम्स के अंदर, और रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स के अंदर हम यूज करते हैं वेरिएंस का, ठीक है। चलिए, अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है, टारगेट इन डिसीजन ट्री is target in decision tree is to get homogeneous nodes. होमोजीनियस नोड्स को बोलते हैं दोस्तों प्योर नोड, प्योर नोड, ठीक है। चलिए, तो टू चेक द impurity of a node, we use Gini index, जिसको मैं GI लिख रहा हूं, that is equals to 1 minus summation of probability का स्क्वायर का समेशन 1 से लेके C तक, ठीक है। अब ये 1 और C क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास हमारे डेटा के अंदर लेट्स से C नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखूंगा जिससे एग्जांपल में आपको दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए हमारे पास डेटा के अंदर C नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है। हमने बाइफरकेशन किया या किसी भी नोड पर हम पहुंचे, तो किसी भी नोड के अंदर हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे। लेट्स से वी हैव 20 डेटा पॉइंट्स, और 20 डेटा पॉइंट्स में हर एक क्लास का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। जैसे अगर हमारे पास लेट्स से 4 क्लासेस हैं, मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं आपको। मान लीजिए एक नोड है हमारे पास दोस्तों, और हमारे पास लेट्स से 4 क्लासेस का कोई केस है। 4 क्लास का हमारा डेटा है दोस्तों, और हम किसी भी नोड पर आ गए हैं, कोई भी एक नोड पर आ गए हैं। उस नोड के अंदर लेट्स से 20 पॉइंट्स हैं, इसके अंदर लेट्स से 20 पॉइंट्स हैं दोस्तों। इसके अंदर लेट्स से हमारे पास 10 पॉइंट तो हमारे क्लास 1 के हैं, 8 पॉइंट क्लास 2 के हैं, 1 पॉइंट क्लास 3 का है, और 1 पॉइंट क्लास 4 का है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पॉइंट का क्लास ना, किसी क्लास का पॉइंट ही ना हो, तो वो भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 क्लास का केस ले लेता हूं, और मान लीजिए 0 पॉइंट है क्लास 5 का। अब आपसे कोई कहता है कि भाई इस नोड का होमोजेनिटी बता दो, तो आप बोलोगे सर यार ऐसे मैं देख के कैसे बताऊं। जैसे मैं कल आपको बता रहा था ना कि यार ये देखने में होमोजीनियस लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल हमने किया था जिसमें 15 पॉइंट क्लास 1 के थे एंड 1 या 2 वो लिए थे। एक हमने लिया था 5 क्लास 1 का, 4 क्लास 2 का और 4 क्लास 3 का। तो मैंने
आपको बताया था कि यार हमारा जो पहला नोड है, जो हमने कल एग्जांपल लिया था जिसमें कुछ गड़बड़ भी हो रही थी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सर कैसे देख रहे हो होमोजेनिटी। वैसे तो बहुत नेचुरल चीज है देखने की, लेकिन फिर भी हम मैथमेटिकली देखना चाहते हैं उसको। तो हमें बताना है कि क्या ये होमोजीनियस या इसकी इंप्योरिटी कितनी है, कितना इंप्योर है ये। इंप्योर मतलब कितना नॉन होमोजीनियस है ये, कितना नॉन होमोजीनियस है ये। तो उसके लिए हमारे पास होता है दोस्तों द गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स क्या कहता है सर, 1 माइनस सभी के सभी क्लास की प्रोबेबिलिटीज का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। तो देखिए अगर हम देखें क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस नोड के अंदर, पर्टिकुलर नोड के अंदर की बात हो रही है, ओवरऑल डेटा की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ इस पर्टिकुलर नोड की बात कर रहे हैं। तो क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैं यहां पे लिखता हूं क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, क्लास 3 की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, क्लास 4 की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर एंड क्लास 5 की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर। तो आप देखोगे आ जाएगा क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी, आप देखोगे 20 पॉइंट है, 10 पॉइंट इसके हैं, तो ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। 20 में से 8 पॉइंट इसके हैं, तो ये कितना आ जाएगा 8/20 का स्क्वायर। फॉर क्लैरिटी यहां भी 10/20 कर देता हूं। क्लास 3 का हमारे पास 1/20 का स्क्वायर और लास्ट में 0/4 भाई इतना ही है और लास्ट में 0 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा एनीवन दोस्तों एक बार देख सकते हैं। ये आ जाएगा 0.585। क्या ये आ रहा है सबका, एक बार चेक करना। 0.585 आ रहा है गिनी इंप्योरिटी। एक बार देखिए क्या ये सबका आ रहा है। तो दिस इज द गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स, दिस इज द गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई परफेक्टली होमोजीनियस है, अगर कोई परफेक्टली होमोजीनियस नोड होगा तो उसके अंदर, अगर मैं परफेक्टली होमोजीनियस की बात कर रहा हूं, परफेक्टली होमोजीनियस का मतलब क्या होगा दोस्तों, यार है सबका आंसर एक बार चेक कर लीजिए। प्रोसेस क्लियर है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, इज द प्रोसेस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास कोई 5 क्लास का केस है दोस्तों, और हमारे पास कोई भी एक नोड है, इस नोड के अंदर लेट्स से 20 पॉइंट्स हैं। अगर मैं परफेक्ट होमोजीनियस की बात कर रहा हूं, परफेक्ट होमोजीनियस, इसका मतलब सभी के सभी पॉइंट्स एक ही क्लास के अगर हो जाएंगे तब परफेक्टली होमोजीनियस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 20 पॉइंट जो है वो क्लास 3 के हैं, बाकी 0 पॉइंट्स हैं क्लास 1 के, 0 पॉइंट्स हैं क्लास 2 के, 0 पॉइंट्स हैं क्लास 4 के और 0 पॉइंट्स हैं क्लास 5 के। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें गिनी इंप्योरिटी कितनी आएगी दोस्तों, एनीवन 1 माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट्स का स्क्वायर। चलिए तो आप देखोगे यहां पे आ जाएगा P1 का स्क्वायर, P1 कितना है दोस्तों, आप देखो प्रोबेबिलिटी 0 है, P2 की 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 1 है। आप देखिए 20 पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स ही टोटल पॉइंट्स हैं, दिस विल कम आउट टू बी 0। तो याद रखिएगा फॉर परफेक्टली होमोजीनियस पॉइंट्स गिनी इंडेक्स या गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स इज 0। क्या है सबको समझ में आएगी नहीं, जल्दी से एक बार बताइए, आर यू ऑल एबल टू गेट दिस? क्या है सबको हो गया दोस्तों? एक बार देखिए पिराना वाला प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं, क्या है सबको समझ में आया? ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाल रहे हैं, ये सबको समझ में आया दोस्तों? एक बार जल्दी से बता दीजिए प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाल रहे हैं, क्या है सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों,
सो गिनी impurity index, that is 1 minus summation of pi square 1 से लेके c तक always have value 0 to 1. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0. 0 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 0 का मतलब यह है परफेक्टली होमोजीनियस नोड. परफेक्टली होमोजीनियस नोड. और 1 का मतलब क्या हो गया? परफेक्टली नॉन होमोजीनियस नोड. ठीक है, इस तरह से होगा. वैसे ये 1 कभी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि 1 का मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी 0 हो गई. ठीक है, 1 कभी नहीं पहुंचेगा, बट इट विल ट्राई टू अप्रोच 1. जैसे 0.9 हो सकता है. ठीक है, इट कैन गो लाइक दैट, ऐसा हो सकता है. बट ये कभी 1 नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज कभी 0 नहीं हो पाएंगे. राइट, 1 होने के लिए प्रोबेबिलिटी 0 होनी पड़ेंगे ना. अब वो तो पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, हम मान के चल सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है व्हेन द ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर 0. मतलब नोड एम्प्टी है, नोड एम्प्टी है, इसका मतलब वो नोड की जरूरत ही नहीं है आपको एक तरह से, वैसे आप समझ सकते हो. बट फिर भी आप देखो कि ये कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होंगी, क्योंकि कोई भी नोड है तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, ऑब्वियसली उनकी प्रोबेबिलिटीज फिर 0 नहीं होंगी, इसलिए ये पॉइंट कभी 0 नहीं होगा. मैक्सिमम वैल्यू हम 1 बस मैथमेटिकली देख रहे हैं, बट कभी भी किसी नोड के लिए आपको 1 यहां पर नहीं मिल पाएगा. मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए. अगर कोई भी नोड है हमारे पास, उस नोड के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होंगे. अब कुछ भी पॉइंट्स अगर होंगे दोस्तों, तो आप ये समझ पाओगे कि इट इज वेरी मच क्लियर कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लासेस 0 तो नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटीज आएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 20 पॉइंट्स हैं, अब 20 पॉइंट्स में से कुछ क्लास 1 के होंगे, कुछ क्लास 2 के, कुछ क्लास 3 के, कुछ 4 के, कुछ 5 के, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज कुछ ना कुछ तो आएंगी. 0 प्रोबेबिलिटी तो नहीं आएगी. और जब 0 प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली टर्म 0 नहीं होगी. मैक्सिमम वैल्यू मैथमेटिकली 1 हो सकती है, बट किसी भी नोड के लिए 1 कभी नहीं आएगी. एंड इट कैन बी सीन कि 0 आएगा when it is completely homogeneous, और बड़ी वैल्यू आएगी when it is completely non homogeneous. क्या है, सबको समझ में आ गया? Is it all clear to all of you बच्चों? तो इस तरह से गिनी इम्प्योरिटी इंडेक्स निकाला जाता है. अभी एग्जाम्पल के माध्यम से देखने वाले हैं हम लोग. नाउ हमारा टारगेट क्या है दोस्तों? हम स्प्लिटिंग क्यों कर रहे हैं? हम ऊपर से नीचे क्यों जाएंगे? सोच के देखिए, सोच के देखिए. हम हमेशा स्प्लिटिंग क्यों करेंगे? स्प्लिटिंग कब करेंगे? स्प्लिटिंग कब करेंगे? जैसे मान लीजिए पेरेंट नोड है दोस्तों, और पेरेंट नोड जो है, ये हमारा पेरेंट नोड है दोस्तों, और पेरेंट नोड को हम स्प्लिट करते हैं चाइल्ड नोड में. इसका मेन टारगेट क्या होता है? क्या होता होगा? सोच के देखिए, मेन टारगेट क्या होता होगा? एनीवन? ऑब्वियसली बात है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसका मेन टारगेट क्या है? तो मेन टारगेट ये है कि हम हमेशा पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल है ओवरफिटिंग के केस में आयुष भैया, जैसे हमने कल के क्वेश्चंस किए थे, याद है आपको? इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस, अफ्रीकन्स या अमेरिकन्स और यूरोपियंस. तो उस केस में पक्का पॉसिबल है, क्योंकि हमने ऐसे स्पेसेस बना लिए हैं जहां पर सारे के सारे पॉइंट्स इंडियंस के हैं, ऐसे स्पेसेस बना लिए जहां सारे के सारे पॉइंट्स ऑस्ट्रेलियन के हैं, तो वहां उस केस में पॉसिबल है. या ओवरफिटिंग वाला जो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको कराया था, तो ओवरफिटिंग वाले केस में पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल कि हम ब्रेक करते गए करते गए करते गए करते गए, और हमने बिल्कुल ऐसे लीफ नोड्स बना लिए जहां पर फाइनली सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी के पॉइंट्स हैं. एक तरह से हमने ओवरफिटिंग करी है डेटा पर, जैसे हमने कल किया था. तो यहाँ पे आपको याद है दोस्तों, हम पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड तभी जाते हैं, या क्यों जाते हैं? क्योंकि पेरेंट नोड जनरली नॉन होमोजीनियस होता है और चाइल्ड नोड होमोजीनियस हो जाता है. ठीक है, सो splitting is done to increase homogeneity. To increase homogeneity. अब सोच के देखिए दोस्तों,
फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन, इसका मतलब यह है कि गिनी इंप्योरिटी यहां ज्यादा होनी चाहिए, और अगर हम चाइल्ड की निकालें तो वहां पर गिनी इंप्योरिटी कम होनी चाहिए दोस्तों। यहां गिनी इंप्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए और यहां गिनी इंप्योरिटी कम होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए, बिकॉज होमोजेनिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है ना, सो टू इंक्रीज होमोजेनिटी, सो when homogeneity increases, then Gini impurity reduces। ठीक है, so सिंपल सी बात है, Gini impurity of the parent should always be greater than Gini impurity of the children। अब आप बोलोगे सर चिल्ड्रन तो 2 हैं, तो Gini impurity चिल्ड्रन की निकालेंगे कैसे, वो मैं ये एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। तो आप बोलोगे सर पेरेंट तो 1 है लेकिन चाइल्ड तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो कैसे गिनी इंप्योरिटी निकालेंगे चाइल्ड की, अभी कराता हूं मैं, डोंट वरी। ठीक है, वेटेड एवरेज से निकालते हैं, अभी कराऊंगा, डोंट वरी। बट फिर भी देखिए, गिनी इंप्योरिटी ऑफ द पेरेंट और गिनी इंप्योरिटी अगर हम चिल्ड्रन की निकाल लें कंबाइन करके, तो ऑब्वियसली वो रिड्यूस होनी चाहिए गिनी इंप्योरिटी। ठीक है, और इसी केस को बोला जाता है इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन ये कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल से ही बताऊंगा, डोंट वरी। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू गिनी इंप्योरिटी ऑफ द पेरेंट माइनस गिनी इंप्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। वैसे चिल्ड्रन इज ऑलरेडी प्लूरल ना, है ना, चिल्ड्रंस नहीं बोलते कभी, राइट, मेरे ख्याल से ऐसा होता है। चलिए जो भी है, अब यहां देखिए दोस्तों, इसी को बोला जाता है इंफॉर्मेशन गेन। अब सोच के देखिए, बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी बात हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीरेंद्र भैया को बोला, तो वीरेंद्र भैया ने स्प्लिटिंग कर दी ह्यूमिडिटी पे, मैंने स्प्लिटिंग कर दी टेम्परेचर पे, फॉर एग्जाम्पल श्रुति ने स्प्लिटिंग कर दी आउटलुक पे। अब बताइए कैसे फाइंड करेंगे कि किसकी स्प्लिटिंग बेटर है, मेरी, वीरेंद्र भैया की या श्रुति की, कैसे फाइंड करेंगे, कोई बता सकता है? नाउ द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आंसर है भाई। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वी हैव मेनी डायमेंशंस, कैसे हम स्प्लिटिंग करेंगे। यस, तो जिसका इंफॉर्मेशन गेन नहीं, गिनी इंप्योरिटी नहीं, जिस केस का, फॉर एग्जांपल मैंने पहले स्प्लिटिंग करी टेम्परेचर से, वीरेंद्र भैया ने करी लेट्स से आउटलुक से, और श्रुति ने करी लेट्स से ह्यूमिडिटी पे, तो हम तीनों केसेस का देखेंगे कि रूट नोड से चाइल्ड नोड पर जाने पर किस केस का, मेरा, वीरेंद्र भैया का या श्रुति का, किसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है, वही स्प्लिटिंग की जाएगी, वही स्प्लिटिंग सबसे पहले की जाएगी। ठीक है ना, वही स्प्लिटिंग सबसे पहले की जाएगी। तो अभी इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, वी वांट गिनी इंडेक्स एज लो एज पॉसिबल, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव सीन दिस। अब यहां पर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पर कुछ लिखा नहीं है, इसको मैं एग्जांपल से ही समझाऊंगा आपको, और फिर यहां पर इस पे आएंगे या वहीं पर ही लिख लेंगे। चलिए, तो ये डेटा है दोस्तों हमारे पास। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द रूट नोड, हम रूट नोड से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको पता है रूट नोड में सारा का सारा डेटा अवेलेबल होता है, और अब हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं आउटलुक पर। तो लेट्स टेक आउटलुक एज द डिवीजन पैरामीटर। आप देख सकते हो कि आउटलुक के अंदर 3 हमारे पास हैं, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। तो जल्दी से बाइफरकेट कर दीजिए दोस्तों, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, यस। चलिए अब जल्दी से तीनों में स्प्लिट कर दीजिए और बताइए यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, मैं ना लास्ट वाले पॉइंट को हटा देता हूं क्योंकि वैसे भी वो दिख नहीं रहा है। तो लेट्स टेक ओनली 13 पॉइंट्स इन द एनालिसिस, लेट्स टेक ओनली 13 पॉइंट्स इन द एनालिसिस, लास्ट वाला हम नहीं ले रहे हैं। जल्दी से फिल करिए दोस्तों, क्या करना है। उसके बाद आज हम अभी गिनी इंप्योरिटी देखेंगे और उसके बाद इंफॉर्मेशन गेन के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा स्प्लिटिंग।
चलिए तो लेट्स डिवाइड। सनी में कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो सनी में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 8वां पॉइंट, 9th एंड 11, 1 2 8 9 एंड 11। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट में ज्यादा नहीं है, 3rd पॉइंट है, 7th है, 12 एंड 13, 3 7 12 एंड 13, 3 7 12 एंड 13। बढ़िया। रेन में क्या है दोस्तों, 4 5 6 एंड 10, 4 5 6 एंड 10। ठीक है, ये सब लोग कर लिए दोस्तों, एक बार देख लीजिए। आर यू ऑल एबल टू स्प्लिट? अब यहां पर हम गिनी इम्प्योरिटी देखते हैं, इंफॉर्मेशन गेन देखते हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह का न्यूमेरिकल आपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए रूट नोड। तो रूट नोड के अंदर हम देखेंगे भाई 13 पॉइंट्स हैं। ठीक है, रूट नोड में 13 पॉइंट्स हैं दोस्तों। अब 13 पॉइंट्स के अंदर कितने यस और कितने नो हैं? 13 पॉइंट्स में कितने यस और कितने नो हैं? तो आप देख सकते हो दोस्तों, 1 2 चलिए यहां देखिए, तो 1 2 3 4, 4 तो नो है दोस्तों, 4 तो नो है, 4 तो नो है। ठीक है, और ऑब्वियसली बाकी के बचे 9 यस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए दोस्तों 1 2 8 9 और 11, 1 2 8 9 और 11, 1 2 यहां पर देखिए 8 9 और 11। इसके अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों तो 1 2 3 तो नो है और 2 यस है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 3 नो है दोस्तों और 2 यस है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, देखो तो 3 7 12 एंड 13, 12 एंड 13 ये सारे के सारे यस हैं। आप देखिए 3 7 12 एंड 13 ऑल यस। तो 4 पॉइंट है और चारों में चारों यस। थर्ड अगर हम देखें, फोर्थ अगर हम देखें, तो फोर्थ अगर हम देखें दोस्तों तो यहां पे दिख जाएगा 4 5 6 एंड 4 5 6 एंड 10। इसमें आप देखोगे दोस्तों 1 नो है, बाकी 3 यस है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 तो नो है और बाकी 3 यस है। पहले आप ये डेटा फिल कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले आप ये पूरा डेटा देख लो दोस्तों, क्या ये सही समझ में आया कि नहीं। रूट नोड में 13 पॉइंट्स हैं। 13 में आप देख सकते हो बड़े क्लियरली कि सर हमारे पास 4 नो है और 9 यस है। फिर हमने बाइफर्केशन तो बड़े आराम से कर लिया कि हमारे पास, हमने आउटलुक से किया है सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। सनी पे हमने देख लिया 1 2 8 9 एंड 11। तो वी हैव 1 2 8 9 एंड 11, 1 2 8 9 एंड 11। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर ये नो है, ये भी नो है, 8 भी नो है और 9 और 11 यस है। तो 3 नो और 2 यस। यहाँ पर ओवरकास्ट में चारों यस हैं और यहाँ पर 1 नो और बाकी 3 यस। क्या है, सबको समझ में आया कि नहीं? नहीं, आगे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो स्प्लिटिंग ठीक है, यहाँ पे तो स्प्लिटिंग ठीक है, आगे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं। बट यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से बताइए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बताइए, क्या है सबको समझ में आ गया? अश्विनी भैया, कार्तिक भैया, आयुष भाई, बाकी लोग एक बार बताइए। अब यहाँ पे हमें गिनी इम्प्योरिटी और बाकी चीजें देखनी, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हटा देंगे, अरे इसको हटा देंगे पूरे को, ठीक है ना, ये सब हटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब यहां देखते हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द गिनी इम्प्योरिटी ऑफ द रूट नोड, तो आप बोलोगे दैट इज 1 माइनस। अब 2 ही क्लासेस हैं यहाँ पर, सिर्फ आप देख सकते हो 2 क्लासेस हैं। तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो का स्क्वायर। अब अगर हम यस की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो आप बोलोगे सर 13 में से 9 यस है, तो यस की प्रोबेबिलिटी आएगी 9/13 होल स्क्वायर
और नो की प्रोबेबिलिटी क्या है 4, 4 पॉइंट है आउट ऑफ 13, तो 4/13 होल स्क्वायर। एक बार आप देखिए क्या है सब लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार सब लोग देखिए, आर यू ऑल एबल टू डू दिस। ओवरकास्ट को आगे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, यहां तक तो करना पड़ेगा ना लक्ष्य भैया। ओके, एक बार देखिए गिनी इंप्योरिटी आ रहा है, वैल्यूज एक बार देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी निकालने में किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है, ये देख लीजिए। तो दिस विल कम आउट टू बी, आप अगर देखेंगे 0.426, चेक करिए आ रहा है सबका ये गिनी इंप्योरिटी। दिस इज द गिनी इंप्योरिटी ऑफ द रूट नोड का आ गया। नाउ सिमिलरली गिनी इंप्योरिटी ऑफ सनी, इस वाले नोड का निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर नो का स्क्वायर। यस का क्या प्रोबेबिलिटी, आप देखिए यहां पर 5 पॉइंट है, यस 2 बारी है, तो 2/5 होल स्क्वायर। सारी वैल्यू सारी बातें एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई दुविधा कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्लेन करने में। .48 गिनी इंप्योरिटी ऑफ द ओवरकास्ट। क्या आप गिनी इंप्योरिटी ऑफ ओवरकास्ट आप बिना देखे बता सकते हो दोस्तों? एनीवन बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो गिनी इंप्योरिटी ऑफ द ओवरकास्ट? जीरो आएगा गिनी इंप्योरिटी ऑफ द ओवरकास्ट दोस्तों, क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हो। चलो मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, आप देखेंगे 1 है क्योंकि 4 पॉइंट है, चारों यस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 0 है, तो ये आ जाएगा 0। एंड फाइनली द गिनी इंप्योरिटी ऑफ द रेन, यहां पर देखिए 4 पॉइंट है, यस 3 है और नो 1 है। यह आ जाएगा 0.375। एक बार आप सब लोग देखिए क्या है सबका हुआ कि नहीं, सारी वैल्यूज निकाल पा रहे हो दोस्तों? मैं चाहता हूं एक बार सब लोग कंफर्म कर दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, हुआ सबका ये? चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी नोड की गिनी इंप्योरिटी निकाल सकते हो। हमने निकाल लिया, लेकिन यहां पर अब इंफॉर्मेशन गेन मुझे दिखाना है आपको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, तो इंफॉर्मेशन गेन इज गिनी इंप्योरिटी ऑफ द पेरेंट, गिनी इंप्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। अब हमें ना गिनी इंप्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन निकालना है, मैं आपको बताता हूं, बाकी पेरेंट की तो है हमारे पास। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द गिनी इंप्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए दोस्तों, अगर हम चिल्ड्रन की गिनी इंप्योरिटी निकालें तो वो एक्चुअली निकाली जाती है बाय वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज से निकाली जाती है। वेटेड एवरेज ऑफ द गिनी इंप्योरिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन। वेटेड एवरेज का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल है, देखिए, तो दैट इज इक्वल्स टू summation of Gini impurity I multiplied by number of elements या number of points in the children, number of points
in the ith child divided by the total number of points in the parent या इन ऑल चिल्ड्रन, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, समेशन करना है द गिनी इम्प्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, गिनी इम्प्योरिटी ऑफ द चाइल्ड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द चाइल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ऑल द चिल्ड्रन। मतलब अगर हम यहां पर देखें इन दिस केस, आप बोलोगे सर पहले वाले की गिनी इम्प्योरिटी दैट इज 0.48 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर पॉइंट्स कितने हैं दोस्तों, आप बोलोगे 5 पॉइंट है सर, प्लस दूसरे की गिनी इम्प्योरिटी 0, पॉइंट कितने हैं 0, सॉरी पॉइंट कितने हैं 4, तीसरी की गिनी इम्प्योरिटी 0.375, पॉइंट कितने हैं 4। बहुत बढ़िया, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं दोस्तों, 5 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 30। एक बार चेक करिए, दैट इज गिनी इम्प्योरिटी ऑफ द चाइल्ड मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ चाइल्ड प्लस गिनी इम्प्योरिटी ऑफ द चाइल्ड मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ चाइल्ड प्लस गिनी इम्प्योरिटी ऑफ द चाइल्ड मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ पॉइंट्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ऑल द चाइल्ड। दिस विल कम आउट टू बी 0.3। एक बार चेक करिएगा दोस्तों 0.3 आ रहा है क्या। सो द इंफॉर्मेशन गेन इन दिस केस इज the Gini impurity of the parent that is 0.426 minus 0.3 that is 0.126। सब लोग कर पा रहे हैं, एक बार आप सब लोग देख लीजिए, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इस पे क्वेश्चन आना चाहिए आपके एग्जाम में। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अगर हम इसी डेटा को पकड़ते हैं एंड लेट्स टेक अनदर डायमेंशन फॉर स्प्लिटिंग एंड देन वी कैन कंपेयर द टू। थोड़ा लेंदी हो रहा है बट इतना लेंदी पेपर में नहीं आएगा, थोड़ा छोटा करके वो देंगे पेपर में अगर वो दो को कंपेयर करवा रहे हैं तो। नहीं तो वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गेन भी पूछ सकता है कि भाई ये स्प्लिटिंग करी है हमने, बताइए इंफॉर्मेशन गेन कितना है। ठीक है, सो आप पेरेंट का निकालिए और फिर चाइल्ड का वेटेड एवरेज निकालना है। एक बार देख लीजिए क्या है, सबको क्लियर है कि नहीं। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब सेम डेटा है दोस्तों, डेटा मैंने चेंज नहीं किया है। अब यहां पर लेट्स टेक एनीवन एल्स, लेट्स टेक विंड, विंड को पकड़ लेते हैं। मिडल नोड का क्या हुआ भाई, मिडल नोड का तो गिनी इंप्योरिटी 0 हो गया ना, 0 हो गया ना इसका, तो वही हमने इंक्लूड कर लिया। भाई ये तो अभी भी चाइल्ड है ना, इसका बच्चा तो है ही ना अभी, इसको आगे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग इनटू इट, इसको वैसे आगे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, बट ये भी अभी चाइल्ड ही तो है ना, इसका अभी तो चाइल्ड है, इसको आगे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि परफेक्टली होमोजीनियस हो गया है। बट इसको अब है तो चाइल्ड ही ना, तो काउंट तो किया जाएगा ना जब इसकी चाइल्ड की गिनी इंप्योरिटी निकालेंगे तो। आर्नव ठीक है मेरे भाई, तो वही किया, बिल्कुल प्रोसेस फॉलो किया है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि इसके अंदर कंप्लीटली होमोजीनिटी आ गई है नहीं आई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। चलिए, अब यहां पर दोस्तों अगर कोई आपसे कहता है कि यार चलो आप इसमें ऐसा करते हैं, लेट्स डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ, लेट्स डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से ह्यूमिडिटी कर लें, ह्यूमिडिटी में भी 3 है, दो ही हैं, तो लेट्स डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमिडिटी। मान लीजिए रूट नोड है दोस्तों, और अब मैं ह्यूमिडिटी के माध्यम से ब्रेक कर रहा हूं। लास्ट वाला पॉइंट मत लीजिएगा, बाकी आप बाकी सारे ले सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी आप देखोगे हाई और नॉर्मल दो ही केसेस हैं।
अब आप देखेंगे यहां पर हाई और नॉर्मल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच छः सात, पांच छः सात यहां पे आ गए, फिर 8, फिर 9 10 11, फिर 12 इधर और 13 उधर। एक बार चेक कर लीजिए क्या ये कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, रूट नोड का इंप्योरिटी का पहले के जैसा ही रहेगा दोस्तों या वो चेंज हो जाएगा? अगर हम यहां पर देखें तो रूट नोड का जो इंप्योरिटी है वो क्या वो पहले के जैसा ही रहेगा या वो चेंज हो जाएगा? वो तो सेम ही रहेगा ना, रूट नोड थोड़ी ना चेंज हुआ है, तो वो तो पहले जैसा ही रहेगा। इसमें 13 पॉइंट्स हैं और इसकी इंप्योरिटी हम निकाल ही चुके हैं, तो उसके हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो सेम ही रहेगा ना, रूट नोड इज सेम, डेटा सेम है। तो कितना आया था? 0.426 आया था। चलिए यहां देखिए दोस्तों, चलिए अब यहां देखते हैं। तो यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 तो सबके सब आ गए, 1 2 3 4 8 एंड 12, 8 एंड 12। देखिए कितने यस और कितने नो। तो आप देखेंगे यहां पर 1 2 3, 3 नो है और यस कितने हैं? 1 2 3 यस है। ठीक है, यहां पे अगर हम देखेंगे तो बाकी में जगह 1 2 3 4 5 6 यस हैं और 1 नो है। एक बार देख लेना, 6 यस हैं और 1 नो है। चेक कर लीजिए दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 यस हैं और 1 नो है। ठीक है, 6 यस और 1 नो। अब जल्दी से हम गिनी इंप्योरिटी अपने चिल्ड्रन की निकाल लेते हैं। पहले दोनों की अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर पूरे चाइल्ड की निकाल लेते हैं और फिर इंप्योरिटी गेन निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं कौन सा स्प्लिटिंग बेटर है। क्या है सबको समझ आ रहा है? ये प्रोसेस क्लियर है दोस्तों? गिनी इंप्योरिटी अगर हम हाई की निकालें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर, नो का स्क्वायर। आप बोलोगे 6 पॉइंट है, 6 में से 3 यस और 3 नो है। वन बाई टू आ जाएगा। उधर अगर हम देखेंगे दोस्तों गिनी इंप्योरिटी नॉर्मल के अंदर यस कितना है दोस्तों? 6 और टोटल पॉइंट 7 है, तो 6/7 होल स्क्वायर प्लस नो की प्रोबेबिलिटी 1/7 होल स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनेगा? दिस विल कम आउट टू बी 0.244। तो अगर हम गिनी इंप्योरिटी चिल्ड्रन की निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको कराया था दोस्तों, वेटेड एवरेज करना है चाइल्ड का, चिल्ड्रन का, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि भाई पहले वाले का गिनी इंप्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं? 6। दूसरे वाले का गिनी इंप्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 7 डिवाइडेड बाय टोटल। This will come out to be 0.3626. So what is the impurity gain, information gain? So information gain is 0.426 minus 0.362. That will come out to be
0.06336। अब बताइए विच स्प्लिटिंग इज बेटर, विच स्प्लिटिंग इज बेटर। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में हैंडल कर सकते हो। एक बार आप सब लोग बता दीजिए क्या ये सब बच्चे लोग कर पा रहे हो कि नहीं। एक बार आप सब लोग देख लीजिए, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले वाला कॉन्सेप्ट या पहले वाली जो स्प्लिटिंग थी दैट वाज मच बेटर, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, पीछे वाले केस में इंफॉर्मेशन गेन आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना, ग्रेट। आई होप आप सभी को ये बातें क्लियर हैं, आराम से आप ये बातें समझ पा रहे हो। इस तरह का न्यूमेरिकल एक पेपर में आप मान सकते हो आने वाला है, आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन गेन कितना था। यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन गेन था, कहाँ चला गया यार इंफॉर्मेशन गेन, आगे पीछे हो गया क्या कुछ? ओ ऊपर नहीं आगे, अच्छा ये रहा, सॉरी यहीं पे 0.126 के बराबर है, और यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन गेन काफी कम हो गया। तो ऑब्वियसली इस तरह से आप कह सकते हो कि ह्यूमिड जो था पहले वाला जो था दैट वाज सॉरी आउटलुक वाज अ बेटर, ह्यूमिडिटी इज बेकार, क्योंकि ह्यूमिडिटी में इंफॉर्मेशन गेन कम है। तो आउटलुक वाज अ बेटर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। क्या है सबको क्लियर है? आउटलुक वाज बेटर, क्या है सबको क्लियर हो गया दोस्तों? आउटलुक वाज बेटर एंड ये थोड़ा खराब है, तो आपको आउटलुक चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचिए दोस्तों, एल्गोरिदम क्या करेगी? एल्गोरिदम क्या सिर्फ दो को कंपेयर करेगी? नहीं, एल्गोरिदम सबके निकालेगी और फिर सबको कंपेयर करेगी। एट दैट्स वाई इसकी ट्रेनिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है ना, चलिए एग्जैक्टली तो आपकी एल्गोरिदम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि अब आप सोचिए मतलब कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है दोस्तों। देखिए यहां पर अगर आप सोचिए, मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, बट थोड़ा सोचिए, क्या आपको लगता है कि स्प्लिटिंग सिर्फ इस तरह से हो सकती है? हाँ ऑब्वियसली, बट वो निकालने का तरीका क्या है? इंफॉर्मेशन गेन, जिससे हम कंपेयर, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर हम उसका डायरेक्टली गिनी इंप्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन निकाल लें तो वो भी किया जा सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है ना, दैट कैन ऑल्सो बी डन, बिल्कुल सही बात। अब देखिए क्या स्प्लिटिंग अगर हम यहां पर देखें, देखिए यहां पर आप सोचिएगा इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि एल्गोरिदम पहली बात तो ये है कि सब सिर्फ दो को कंपेयर नहीं करेगी, ह्यूमिडिटी और आउटलुक को, चारों को कंपेयर करेगी। और यहां पे एक और चीज देखिए दोस्तों, क्या स्प्लिटिंग, क्योंकि आपको पता है कि यार आउटलुक के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, ह्यूमिडिटी में तो 2 ही कैटेगरीज थी, तो वहां तो 2 ही तरह से स्प्लिट हो सकता है, हाई एंड नॉर्मल, सिर्फ 2 ही तरह से स्प्लिट हो सकता है जो भी हमने किया। लेकिन आउटलुक के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। तो क्या इसी तरह से स्प्लिट करना चाहिए? क्या और कोई तरीका नहीं है? क्योंकि हमें तो स्प्लिटिंग करने से मतलब है ना, हमारे पास तो आउटलुक के अंदर और भी पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे पास आउटलुक की और भी पॉसिबिलिटीज हैं ब्रेक करने की। कैसे सर? हो सकता है अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आउटलुक लिया और आउटलुक लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मैंने एक तरफ रखा, लेट से एक तरफ रखा सनी एंड ओवरकास्ट और एक तरफ रखा रेन। ऐसा कर सकता हूं मैंने एक तरफ रखा रेन एंड सनी और दूसरी तरफ रखा ओवरकास्ट। ये रूट नोड है, मैंने एक तरफ रखा रेन एंड ओवरकास्ट और दूसरी तरफ रखा सनी। तो इस तरह से हमारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए
देखिए इंफॉर्मेशन गेन आपको ये बताता है कि कितना ज्यादा आपका स्प्लिटिंग अच्छा हुआ है, ठीक है। बाकी कितना होमोजीनियस है वो आपको गिनी इंडेक्स या गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स बता सकता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों कि हमारे पास स्प्लिटिंग के सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है कि अगर हमें आउटलुक पे देखना है तो हम लोग सनी, ओवरकास्ट और रेन तीनों अलग अलग करेंगे, जैसा कि मैंने यहां पर किया था। तो वी कैन हैव मोर ऑप्शंस ऑफ स्प्लिटिंग, वी कैन हैव मोर ऑप्शंस ऑफ स्प्लिटिंग। इसका मतलब क्या है कि इसकी ट्रेनिंग, मतलब डिसीजन ट्री को क्रिएट करना इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। तो फर्दर स्प्लिटिंग के लिए भी सेम इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। ये तो मैं आपको सिर्फ एक ही स्टेप बता रहा हूं कि आपको अगर यहां से आगे स्प्लिट करना है तो आगे भी स्प्लिट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन गेन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सोचिए, पहली बार हमने आउटलुक पे स्प्लिट किया, क्या आपको इस वाले नोड पे अब हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? सोच के देखिए, यहां पर अब हमारे पास आउटलुक पर तो हो गया, अब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो आगे स्प्लिटिंग के फिर चेक करना पड़ेगा कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड, कौन सा बेटर है, वी हैव टू चेक अगेन। इसको तो आगे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको अगर हम आगे स्प्लिट करेंगे तो हमें और स्प्लिट देखना पड़ेगा, क्योंकि आउटलुक पर तो स्प्लिटिंग हो गई है, लेकिन अब हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड पर देखना पड़ेगा कि कौन सा जो डायमेंशन है वो अच्छे से स्प्लिट करके दे रहा है। लेकिन इतना पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आपके पास 2 चीजें आ सकती हैं, या तो गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स निकालने को आ जाएगा, इंफॉर्मेशन गेन निकालने को आ जाएगा, और तीसरे तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्प्लिटिंग बेटर है, जैसे हमने यहां पे किया, आउटलुक किया ह्यूमिडिटी की, ठीक है ना। तो आगे भी हमें स्प्लिटिंग करना है, फिर सारे वेरिएबल चेक करने हैं, आगे स्प्लिटिंग करना है, सारे वेरिएबल चेक करने हैं, स्प्लिटिंग कैसे करना है ये भी चेक करना है। तो इट्स वेरी वेरी, आप समझ पा रहे हो कि मतलब एकदम रायता फैलता चला जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। अभी आएगा 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 आएगा, वो एक्चुअली एंट्रोपी का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, तो आई होप अभी गिनी इंप्योरिटी आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है। गिनी इंडेक्स या गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स आपको क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, क्या ये सबको समझ में आ गया दोस्तों? तो आप देख सकते हो कि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो क्रिएटिंग decision tree is very complicated. ठीक है, चलिए अब यहां पर दोस्तों, यहां पर गिनी इंडेक्स या गिनी इंप्योरिटी इंडेक्स के बारे में एक कहानी और भी है। बस आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कहीं पर स्टेटमेंट आपको दिख जाए तो आप उसमें ट्रू फॉल्स या सही गलत चुन पाए, इसलिए बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास एक कोई डेटा है, मान लीजिए 20 पॉइंट्स का डेटा है, और इसमें 2 ही क्लासेस हैं मान लीजिए। तो वी हैव 2 क्लासेस, लेट्स से वी हैव 12 ऑफ क्लास 1 एंड 8 ऑफ क्लास 0, ठीक है, 8 ऑफ क्लास 0। ओके, नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं what is the probability of misclassifying any point? What is the probability of misclassifying any point? सोच के देखिए, what is the probability of misclassifying any point? अच्छा, किसी भी पॉइंट को मिसक्लासिफाई हम कब करेंगे, कोई बता सकता है? एनीवन? तो किसी भी पॉइंट को मिसक्लासिफाई हम तभी करेंगे जब हम पॉइंट 0 हो और उसको हम .1 बता दें, और या फिर पॉइंट क्लास 1 का हो
और हम उसको क्लास 0 का बता दें। सही बात है। नहीं, प्रोबेबिलिटी टू मिस क्लासिफाई एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को मिस क्लासिफाई करने का क्या केस बन सकता है इन एनी बॉक्स। तो आप बोलोगे सर इफ पॉइंट इज ऑफ क्लास 1 but predicted that it is of class 0 plus if the point is of class 0 but predicted that it is of class 1। क्या स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। अब इसको रब कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसको हटा देता हूँ, पहले आपको ये समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स टाइप कुछ कह सकते हो, या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आपको लड़का या लड़की पहचाननी है, ठीक है, पहचानना है कि ये लड़का है या लड़की है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसक्लासिफाइंग अ पर्सन, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि अगर कोई लड़का है हमने उसको लड़की प्रेडिक्ट कर लिया, या फिर कोई लड़की है हमने उसको लड़का प्रेडिक्ट कर लिया। दोनों केस हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई मतलब मिसक्लासिफिकेशन कब होगा, मिसक्लासिफिकेशन तब होगा जब कोई पॉइंट एक्चुअली क्लास 1 का है लेकिन हमने उसको क्लास 0 का समझ लिया, और अगर कोई पॉइंट क्लास 0 का है हमने उसे क्लास 1 का समझ लिया। क्या ये बात आपको समझ में आई? पहले तो ये बताइए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफाइंग एनी पर्सन इन मेन और वुमेन, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है कि अगर कोई लड़का है आपने उसको क्लासिफाई लड़की कर दिया तो गलती करी है, और अगर कोई लड़की है आपने उसको क्लासिफाई लड़का कर दिया तो गलती है। सो दीज आर द केसेस। बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही कुछ यहां पर है। इज इट ओके? चलिए, मतलब जीआई मिस क्लासिफाई में भी उसे होगा, आईजी के लिए भी, टू नो वेयर टू स्प्लिट। चलिए, नहीं, यहां पर जो क्लासिफाई और मिस क्लासिफाई मैं आपको बता रहा हूं इसको आप गिनी इंडेक्स से लिंक मत करो। ये एक सेपरेट बात है जिसको मैं गिनी इंडेक्स से लिंक करना चाहता हूं, बाद में करूंगा। अभी आप क्लासिफाई मिस क्लासिफाई को एज अ प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम समझो, एज अ प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम समझो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम आप समझो, इसको एज अ प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम समझो, ठीक है। इसको हम बाद में गिनी इंडेक्स से लिंक कर लेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर हम देखें दोस्तों, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मिस क्लासिफिकेशन होगा कब। तो मैं फिर से वो बात रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मिस क्लासिफिकेशन कब होगा, हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूं कि इफ द पॉइंट is of class 1 but classified as 0 plus if the point is of class 0 classified as 1। तो यहां पर कौन सी प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है यूज होगी? एनीवन? यहां पर कौन सी प्रोबेबिलिटी, इसको आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ सकते हो, ठीक है। इसको हम बाद में अभी इससे लिंक करेंगे, विल लिंक इट विद गिनी इंडेक्स बाद में। अभी मिस क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट आप इसको प्रोबेबिलिटी से लिंक कर सकते हो।
सोच के देखिए यहां पे कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज होती नजर आ रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं, यहां पर मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि पॉइंट क्लास 1 का है उसको मिस क्लासिफाई कर दिया हमने 0 में, या फिर पॉइंट क्लास 0 का है हमने उसको क्लासिफाई कर दिया 1 में। क्या लगता है आपको? नॉर्मल बेस थ्योरम दिख रही है यहां पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कुछ दिख रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कुछ दिख रहा है, यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा दिख रहा है कि ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पर देखें कि पॉइंट क्लासिफाइड एज 0 गिवन दैट वो क्लास 1 का था, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी, उसको हमने क्लासिफाई 1 का कर दिया गिवन वो क्लास 0 का था, मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ 0। एक बार देखिए क्या है, समझ में आएगी नहीं? देखिए एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए तो अगर हम इसको देखें तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक्चुअली जो क्लास पॉइंट था, एक्चुअली जो पॉइंट था वो हमारा, एक्चुअली जो पॉइंट है वो क्लास 1 का है, बट उसको हमने क्लासिफाई क्लास 0 का कर दिया है। तो इसका मतलब एक्चुअली जो पॉइंट था वो क्लास 1 का गिवन है, हमने उसको क्लासिफाई 0 का कर दिया है, और यहां पर 0 का गिवन है और हमने उसको 1 क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, अब ठीक है, क्या मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं? मतलब मुझे इसको P1 और P0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, कोई बता सकता है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन इज इक्वल्स टू P ऑफ 0/1 या 0 गिवन 1 मल्टीप्लाइड बाय P1, 1 गिवन 0 मल्टीप्लाइड बाय P0। क्यों आपको लगता है कि मुझे ये मल्टीप्लाई करनी चाहिए? एनीवन, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी मशीन लर्निंग नहीं लग रही है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स। एनीवन, कोई हिंट दे सकता है मुझे कि मुझे ये P1 और P0 क्यों मल्टीप्लाई करना है? मैं डायरेक्टली तो ऐड कर सकता हूं इसको कि भाई गिवन है वो क्लास 1 का है बट हमने क्लासिफाई क्लास 0 किया, गिवन वो क्लास 0 का है बट हमने क्लासिफाई 1 किया है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है वो तो बाद में लेंगे, इंडिपेंडेंट तो मैं फिर डायरेक्टली ऐड कर सकता था। सोच के देखिए, बेसिक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग, मुझे लग रहा है आप पकड़ पाए यश भैया, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए नहीं, देखिए अगर आप देखें तो ये एरर है, सही ना? यही तो एरर है कि भाई हमें दिया गया है कि वो क्लास 1 का है, हमने क्लासिफाई क्लास 0 किया, ये एरर है, और ये भी एरर है, ये दोनों एरर है हमारे। लेकिन ये एरर कब आएगी बताइए? क्या ये एरर हमेशा आएगी? नहीं, ये एरर तभी आएगी जब हमारा पॉइंट क्लास 1 का हो। और ये एरर कब आएगी? क्या हमेशा आएगी? नहीं, ये एरर तब आएगी जब पॉइंट क्लास 0 का होगा। ये बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये दोनों एरर है, हमें दिख रही है कि भाई गिवन क्लास 1 का है बट हमने क्लासिफाई 0 किया, गिवन क्लास 0 का है हमने क्लासिफाई 1 किया, दोनों ही एरर हैं। लेकिन क्या ये दोनों एरर हमेशा आएंगी? नहीं, ये एरर तभी आएगी जब आपका पॉइंट क्लास 1 का होगा, और ये एरर तभी आएगी जब पॉइंट क्लास 0 का होगा। उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें इसको P1 और P0 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मतलब है, समझाता हूं। देखिए, सो ये एरर तभी आएगी जब पॉइंट क्लास 1 का होगा। इसका मतलब इस एरर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1। ये एरर तभी आएगी जब हमारा पॉइंट क्लास 0 का होगा। अब क्लास 0 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P0, इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 क्लास के एग्जाम्पल के भाई 2 से समझ में नहीं आ रहा वैष्णव भैया? 2 में कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक बार देखिए, ठीक है, क्या बात आपको समझ में आई? 2 क्लास के प्रॉब्लम में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। तो अगर हम यहां पर समझें इस बात को तो हमें ये समझ में आ रहा है
कि अगर हम क्लास 1 के पॉइंट को क्लास 0 क्लासीफाई करें तो गलत हो रहा है, क्लास 0 के पॉइंट को क्लास 1 क्लासीफाई करें तो गलत हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए क्लास 1 हमें गिवन है, पता है कि क्लास 1 का है, बट क्लासीफाई क्लास 0 हुआ, क्लास 0 का पॉइंट है और क्लासीफाई क्लास 1 हुआ, तो दोनों ही एरर हैं। लेकिन ये एरर हमेशा तो अकर नहीं होगी ना, ये एरर अकर होगी जब पॉइंट क्लास 1 का होगा, और ये एरर तभी अकर होगी जब पॉइंट क्लास 1 का होगा। इसका मतलब इस एरर के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 के बराबर। सिमिलरली ये वाली प्रोबेबिलिटी तभी आएगी जब पॉइंट क्लास 0 का होगा, और ये आ जाएगा ये। तो शायद आप लोगों ने अपने प्रोबेबिलिटी के क्लासेस में एक टर्म पढ़ा होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। पढ़ा है आप लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला? टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? तो एक तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती थी दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, टोटल प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली इक्वल्स टू, या अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, तो हम कैसे करते थे? तो बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन ए इज द इवेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन 0 इज द, या 0 जो भी ले लो, बी ले लो, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये पढ़ा है आप लोगों ने टोटल प्रोबेबिलिटी वाला, शायद क्लास में पढ़ाया होगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन सी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी इवेंट्स हमारे बन जाते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, बट सिमिलर चीज यहां पर आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन 1 इज द बिट, या 1 हमें दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर व्हेन 0 इज द बिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। क्या ये क्लियर है? ऐसा ही कुछ है ये, एक तरह से आप देख सकते हो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है एक तरह से। अब अगर दोस्तों मैं यहां पर 0 और 1 को इंडिपेंडेंट ले लूं, अगर मैं 0 और 1 को इंडिपेंडेंट ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये भी शायद आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्या हो जाता है ये? तो आप देखोगे ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर। तो अगर मैं यहां पर 1 और 0 को इंडिपेंडेंट ले लूं, तो ये आ जाएगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। This is the probability of misclassification. नहीं, वो पी ए डॉट बी होता था, मतलब इंटरसेक्शन वाला होता था। ये वाला ये कंडीशनल नहीं होता था। कंडीशनल के केस में तो ये ऐसे ही बनता है, ठीक है, कंडीशनल के केस में तो ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब यहां पर दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो ये क्या बन जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन इज इक्वल टू P0 इंटू P1 प्लस P1 इंटू P0। है तो दोनों एक ही टर्म, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, मैं P1 को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस P0, और P0 क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस P1। This will come out to be P0 minus P0 square, P1 minus P1 square। P0 और P1 ऐड होके 1 हो जाएंगे, तो आप देखोगे ये ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस क्लासिफिकेशन आ जाएगा, और आप देखोगे यही हमारा गिनी इंडेक्स होता है दोस्तों। तो गिनी इंडेक्स को हम जनरली, अगर आपसे कोई कभी मैथमेटिकली पूछे, फॉर्मूला तो हमें याद ही है, तो गिनी इंडेक्स
is actually equivalent to probability of misclassification in a node. Probability of misclassification in a node. So Gini index is equals to probability of प्रोबेबिलिटी। ये सिर्फ आपको मैथमेटिकली थोड़ा पता होना चाहिए, कहीं पे कोई स्टेटमेंट आएगा तो आप उसको बता पाएंगे, कहीं पे कोई स्टेटमेंट आएगा तो आप उसको बता पाएंगे, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या यूज किया है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि P0, क्योंकि दो ही क्लासेस हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड होके 1 होगी। सिंस हमारे पास दो क्लासेस हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड होके 1 ही बनेगी, ठीक है ना, ये बन जाएगा एंड वी आर सॉल्व्ड इट लाइक दिस। तो बस आपको ये अगर नहीं भी याद रहे, ये सब अगर नहीं भी याद रहे तो हमें सिर्फ अगर ये स्टेटमेंट भी याद रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। कहीं पर अगर लिखा हो तो आप उसको ट्रू या फॉल्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन कैसे लिया, कॉमन ऐसे लिया है, यहां देखिए तो हमने क्या किया है, P0 प्लस P1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर हमने P1 को क्या पुट कर दिया, P1 को पुट कर दिया 1 माइनस P0, और यहां पे हमने P0 क्या पुट कर दिया, 1 माइनस P1 पुट कर दिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर यहां पे आ जाएगा ये सब, और आपको पता है P0 प्लस P1 1 के बराबर है तो ये 1 आ गया, और ये हमारी दो क्लासेस की प्रोबेबिलिटी के स्क्वायर आ गया, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज सेम एज गिनी इम्प्योरिटी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल सेम प्रोसेस है। दूसरा हमारा इम्प्योरिटी मेजरमेंट का तरीका है एंट्रोपी, बस फॉर्मूला चेंज है, बाकी सब सेम निकलेगा। आप अभी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। तो आप देखोगे दोस्तों दूसरा होता है एंट्रोपी, फॉर्मूला बस चेंज है, सिमिलर टू गिनी इंडेक्स, बस थोड़ा सा इनमें मैथमेटिकली डिफरेंस है, हम लोग इनके डिफरेंस को भी देखेंगे। तो सिमिलर टू द गिनी इम्प्योरिटी इंडेक्स, एंट्रोपी का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों समेशन ऑफ पी आई लॉग बेस टू 1 अपॉन पी आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर सी तक। तो सभी क्लासेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास हैं, P1 P2 P3 P4, उन सब में ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे माइनस में लिखना है, जैसे कोई भैया कह रहे थे कि सर माइनस लॉग भी समथिंग होता था, कहीं देखा था, तो आप इस पी आई को ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में और माइनस साइन बाहर कर दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है कि याद रखिएगा यहां पे लॉग बेस 2 होता है दोस्तों। 1 अपॉन पी आई को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग बेस 2 पी आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हम एंट्रोपी को ये भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आप बोलोगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन में, बट फिर भी हम लोग करने का ट्राई करते हैं, ठीक। चलिए एक बार आप सब लोग देख लीजिए कर पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन से उठाया गया है। एंट्रोपी जो कॉन्सेप्ट है ये कम्युनिकेशन से उठाया गया है, जहां पर अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये एंट्रोपी की जो यूनिट होती है ये बिट्स में होती है, ये बिट्स में यूनिट ली जाती है। और इसीलिए जैसे कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपने कभी, वैसे आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग 3 तरह से इसको एंट्रोपी को लिखा जाता है, लॉग बेस 2, लॉग बेस ई और लॉग बेस 10। तीनों में यूनिट्स अलग हो जाती हैं। लॉग बेस 2 के केस में इसकी यूनिट होती है बिट्स, लॉग बेस 10 में इसकी यूनिट होती है हार्टले, और लॉग बेस ई में इसकी यूनिट नाइक्वेस्ट होती है। तो ये 3 अलग अलग यूनिट्स होती हैं जिसमें एंट्रोपी को निकाला जाता है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसका सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन से रहता है, जहां पर अगर हमारे पास अलग अलग सैंपल्स हैं, जो कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, तो वहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग सैंपल्स रहते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज रहती हैं। अब सैंपल्स की इंफॉर्मेशन को निकालते हैं हम लोग बिट्स में। अब बिट्स में क्योंकि हमारे पास 2 बिट्स रहती हैं, इसलिए हम यहाँ पर लॉग बेस 2 लेते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी और यूनिट में चाहिए, हार्टले में चाहिए, तो हम लॉग बेस 10 यूज करते हैं, एंड सो ऑन,
ये इसका मतलब है कि लॉग बेस 2 क्यों यूज किया जाता है। एक्चुअली इसका मतलब यहां से नहीं है, वो कम्युनिकेशन से उठाया गया है, इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एनी सैंपल या इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए अब यहां पे अगर हम देखें दोस्तों कि इसमें भी हम लोग वही क्वेश्चन उठा लेते हैं दोस्तों और करने की कोशिश करते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। कोई और उठाएंगे इस बारी? चलिए तो लेट्स टेक एनीथिंग एल्स, कुछ और लेते हैं। लेट्स टेक टेम्परेचर ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अब क्या इसमें इंप्योरिटी चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी क्योंकि हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया। सो लेट्स टेक एंट्रोपी एज द केस। ठीक है, लेट्स टेक एंट्रोपी एज द केस। ओके, तो टेम्परेचर लेते हैं दोस्तों एज द वेरिएबल, एज द बाइफर्केशन वेरिएबल। तो टेम्परेचर के अंदर आप देखोगे यहां पर हमारे पास 3 है, हॉट, माइल्ड एंड कोल्ड। तो आप देखिए दोस्तों, पहला हॉट है, दूसरा भी हॉट है, तीसरा भी हॉट है और लास्ट वाला 13th वाला हॉट है। 1 2 3 एंड 13। उसके बाद माइल्ड, चौथा माइल्ड है, चौथा 8वां, 10 11 और 12, 4 8 10 11 12। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन कूल, बचे हुए बाकी कूल हो जाएंगे। 5वां कूल है, 6ठा कूल है, 7वां कूल है और 9th कूल है। एक बार देखिएगा, 4 5 6 7, 5 6 7 और 9। देख लीजिए दोस्तों एक बार कर पा रहे हैं कि नहीं। इज इट ओके? चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कौन सा कहां पर है। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे पास 1 2 3 एंड 13। तो वी हैव 1 2 3 एंड 13। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों 2 नो और 2 यस हैं। इसके बाद दूसरा 4 8 10 11 12, 4 8 10 11 एंड 12। तो 4 8 10 11 12, इसमें आप देखोगे एक तो नो आ रहा है, बाकी 4 यस है। बाकी में देखेंगे तो 5 6 7 9, इसमें भी एक नो है और बाकी यस है। क्या ये ठीक है दोस्तों? एक बार देख लीजिए कर पा रहे हैं कि नहीं। गिनी एंड वैल्यूज आर सेम फॉर द आउटलुक एट्रीब्यूट। नहीं नहीं, इससे अलग होगा ना। देखिए अगर हम आउटलुक की बात करेंगे तो वहां तो ठीक है जीरो ही आएगा एंट्रोपी, वहां तो जीरो ही आएगा एंट्रोपी, लेकिन बाकी जगह तो गिनी इंप्योरिटी अलग आएगी ना एंट्रोपी से, क्योंकि फॉर्मूला अलग है तो अलग वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज अलग आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम फाइनली कैलकुलेट करें कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वहां पे हमने कैलकुलेट किया था कि आउटलुक वाज बेटर देन ह्यूमिडिटी, जैसा हमने वहां पे कैलकुलेट किया था गिनी इंप्योरिटी से। तो अगर हम उसी चीज को एंट्रोपी से भी करेंगे तो वैल्यूज चाहे अलग आ सकती हैं, इंफॉर्मेशन गेन की, इंप्योरिटी की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। जैसे गिनी इंप्योरिटी कहती है कि आउटलुक वाज बेटर देन ह्यूमिडिटी, द सेम विल बी अफर्म्ड बाय द एंट्रोपी ऑल्सो। एंट्रोपी से भी आप निकालोगे तो सिमिलर रिजल्ट आएगा, लेकिन वैल्यूज अलग आएंगी क्योंकि फॉर्मूला अलग है।
वैल्यूज अलग आएंगी, फॉर्मूला अलग है इसीलिए। ठीक है, एक बार देखिए सब लोग कर पाएंगे नहीं, यहां तक पहुंचे सब लोग। अब जल्दी से इसमें ही फॉर्मूला लगा के चीजों को समझ लेते हैं। चलिए, अब जैसे यहां पर हम देखें तो रूट नोड, जैसा हमने वहां पे इंप्योरिटी निकाल ली थी, गिनी इंप्योरिटी, लेकिन क्या यहां पे फिर से एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया है। ठीक है, सो एंट्रोपी फॉर द रूट नोड, आप बोलोगे सर P1 log base to 1 upon P1, P0 log base to 1 upon P0। आप सभी को बता दूं log base to कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो आप क्या करो, P1 log base 10 कर दो 1 upon P1, P0 log base 10 कर दो 1 upon P0, और फिर डिवाइड कर दो log 2 base 10 से। ठीक है ना, log 2 base 10 से। तो आप अगर देखोगे दोस्तों, ठीक है ना, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि log 2x इज इक्वल टू log x 10 log 2 10, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए डिफरेंस क्या बताऊंगा ना, दोनों के बीच में डिफरेंस का बिल्ड थी। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है, गिनी इंप्योरिटी में और एंट्रोपी में थोड़ा अंतर है कि कौन से डेटा सेट में हम एंट्रोपी यूज करते हैं और कहां पर गिनी यूज करते हैं। विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, वो लोग देखेंगे हम लोग दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहां पर इस केस में हमारा जो P1 है, 1 मतलब यस ले लेता हूं, तो पी एस इज इक्वल टू 9/13, पी नो इज इक्वल टू 4/13। जल्दी से देखिए क्या बनेगा दोस्तों। कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग सकता है। This will come out to be 0.8904। एक बार चेक करिएगा आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग निकालते हैं एंट्रोपी ऑफ द हॉट का निकालते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल यही वाला, बस आप यहां पर देख लीजिए प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 0.5 आ जाएगा, और नो की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 आ जाएगी। एक बार देखिए सबकी एंट्रोपी ठीक आ रही है क्या? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं। एक ही बात है, आपको फॉर्मूले में डालना है, बस कैसे भी कर लीजिए, मर्जी है आपकी। पॉइंट फाइव आप निकाल लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा 0.5 लॉग बेस टू 2 आ जाएगा, 1/2 करेंगे तो 0.5 डिवाइड करेंगे तो 0.5 लॉग बेस टू 2, सॉरी बेस 10 कर देते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे सर ये सब कैंसिल हो जाएगा और ये 1 के बराबर आ जाएगा। बस चेक करिए, आ रहा है सबका, एक बार चेक करिएगा। आ रहा है सबका दोस्तों, एक बार चेक करिए, सही है ना? आ रहा है सबका, एक बार चेक कर लीजिए। 0.5 डाल दीजिए, तो 1/0.5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/0.5 करेंगे 2 हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी गेट। नेक्स्ट इज माइल्ड, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है यस की 4/5 और नो की है 1/5, 4/5 एंड 1/5, तो माइल्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5 .
चेक करिए। This will come out to be 0.721 and finally entropy of the cool। एक बार आप सब लोग देखिए कैलकुलेशन कर पा रहे हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी किसी बच्चे को होनी चाहिए वैसे तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हो जाएगा 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हो जाएगा 1/4। थ्री बाई फोर this will come out to be 0.811। देखिए एंट्रोपी और गिनी इंप्योरिटी दोनों का एक ही काम है कि वो नॉन होमोजेनिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। और सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा नॉन होमोजीनियस होगा उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी और उतनी ही ज्यादा गिनी इंप्योरिटी होगी। दोनों का काम एक ही है लेकिन दोनों थोड़ा अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग देखेंगे, उसमें टेंशन मत लो, बट पहले आप देखो क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं। नाउ विल टॉक अबाउट इट कि एंट्रोपी की क्या रेंज होती है हम लोग देखेंगे, बट पहले यहां पर जल्दी से इंफॉर्मेशन गेन निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे एंट्रोपी ऑफ द चाइल्ड क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ द चाइल्ड क्या होगा? तो देखिए यहां पर 4 है, उधर 5 है, उधर 4 है, तो आप बोलोगे सर 4 इंटू एंट्रोपी ऑफ द हॉट प्लस 5 इंटू एंट्रोपी ऑफ द माइल्ड प्लस 4 इंटू एंट्रोपी ऑफ द कूल डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो आप कर लीजिए दोस्तों जल्दी से कैलकुलेट। वेटेड एवरेज करना है जैसे पहले किया था हम लोगों ने। तो हॉट के केस में तो 1 आ रहा है, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0.721 प्लस 4 इंटू 0.811 डिवाइडेड बाय 13, यह आ जाएगा 0.834। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन हो जाएगा दोस्तों एंट्रोपी ऑफ द रूट माइनस एंट्रोपी ऑफ द चाइल्ड। एक बार आप सभी लोग कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये चेक कर लीजिए। 0.8904 दिस विल कम आउट टू बी 0.055 एंड सो। अब बताइए क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं पिछले वाले इंफॉर्मेशन गेन से, या गलत होगा कंपेयर करना? पहले आप सभी लोग यहां तक पहुंच जाइए, इंफॉर्मेशन गेन तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं ये बताइए, और फिर आगे चलेंगे। व्हाट डू यू थिंक? इंफॉर्मेशन गेन आ रहा है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। इंफॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी ऑफ द चाइल्ड, सबका इंफॉर्मेशन गेन आ रहा है। इंफॉर्मेशन गेन सबका आ रहा है दोस्तों। एनीवन, एवरीवन, एक बार देखिए आर द वैल्यूज करेक्ट? क्या वैल्यूज सही आ रही हैं? वैल्यूज सही आ रही हैं दोस्तों, एक बार बताइए। ठीक है ना? ओके, नाउ कैन वी कंपेयर दिस विद द प्रीवियस रिजल्ट्स? क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन गेन हमने यहां से निकाला है एंट्रोपी से, और पुराना वाला इंफॉर्मेशन गेन हमने अपने गिनी इंप्योरिटी से निकाला था। तो कंपेयर करना सही नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। कंपेयर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बट आई होप यहां तक आप सभी लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। नाउ
देखिए एंट्रोपी और जो गिनी है वो एक ही काम करते हैं। मैं ये बात यहां पे बिल्कुल साफ सा कर देता हूं, दे बोथ, गिनी इम्प्योरिटी एंड एंट्रोपी, गिनी इम्प्योरिटी एंड एंट्रोपी measure the non-homogeneity in the node। अगर मान लीजिए होमोजीनियस नोड होगा दोस्तों, तो व्हाट डू यू थिंक एंट्रोपी क्या होगी? तो वी नो दैट गिनी इम्प्योरिटी इज इक्वल्स टू 0 फॉर होमोजीनियस नोड। और गिनी इम्प्योरिटी जो है वो हमने देखा था मैथमेटिक्स से 0 से लेके 1 तक जाता है। लेकिन अगर हम एंट्रोपी की बात करें दोस्तों, एंट्रोपी की बात करें तो मान लीजिए यहां पर जैसे मान लीजिए 5 पॉइंट्स हैं और कंप्लीटली होमोजीनियस है दोस्तों, तो 5 के 5 क्लास 1 के हो गए मान लीजिए, और एक भी जो है वो क्लास 0 का नहीं या क्लास 2 का नहीं। तो आप देखोगे एक परफेक्टली होमोजीनियस हो गया है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 क्या हो गई? 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 क्या हो गई? 0 हो गई। नाउ व्हाट विल बी द एंट्रोपी? एंट्रोपी इज इक्वल्स टू 1 log base 2 ठीक है, मान लीजिए ऐसा, तो 1 log base 2 1 प्लस 0 log base 2 0 डिवाइडेड बाय जो भी है, इसको ऐसे छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों व्हाट इज log base 2 1 या log 1 क्या होता है, चाहे कोई भी बेस हो, log 1 क्या होता है? 0, और 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0। क्या ये 0 आएगा दोस्तों? एक बार देखिए। सो एंट्रोपी भी 0 आती है होमोजीनियस के केस में, याद रखिएगा। एंट्रोपी भी 0 आती है होमोजीनियस के केस में, ठीक है भाई। तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, log 0 इज माइनस इंफिनिटी, बट वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वी कैन से वो 0 माइनस इंफिनिटी इज, अब वैसे तो अनडिटरमिनेट हो सकता है, यू कैन से मैथमेटिक्स के अंदर, बट ठीक है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी आर टेकिंग इट एज 0, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 0 आएगा, क्योंकि log base 2 1 इज 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो वी कैन से दैट कंप्लीट होमोजीनियस के केस में एंट्रोपी 0 होती है। एंड मोर द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, मोर, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसकी मोर द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, मोर इज द इम्प्योरिटी, more the value of entropy, more is the entropy, more is the impurity, more is the impurity। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जो मैं कल डिराइव कराऊंगा, अभी समय नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू log base 2 नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है ना। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जो हम लोग कल डिराइव कर लेंगे। बट आज हम लोगों ने काफी कुछ सीखा दोस्तों, इंफॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी और गिनी इंप्योरिटी के बारे में। इसको ध्यान से देखिएगा, इस पे आपको न्यूमेरिकल अपने एग्जाम में मिल सकता है। कल की क्लास में हम लोग गिनी और इंप्योरिटी, एंट्रोपी को कंपेयर करेंगे कि सर कहां पे कौन सा यूज किया जाना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड हम लोग वेरिएंस के बारे में देखेंगे और रिग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास चीजें समझ में आई हैं दोस्तों, क्वेश्चंस आपने किए हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे कल की क्लास में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर। कल मिलते हैं और डिसीजन ट्री को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।